सभी को निदा फाजली यदि आज जिंदा होते तो इसी 12 अक्टूबर को वे उम्र के 82 साल पूरे कर चुके होते। पर यह हम सब का दुर्भाग्य कि वे वक्त से कुछ पहले ही चले गए। निदा साहब का जाना मेरे लिए एक व्यक्तिगत क्षति है। व्यक्तिगत क्षति इन मायनों में कि उनके साथ मेरी दो धाराएं एक साथ बहती थी। एक धारा जिसमें ग्वालियर कैद था, जो मेरा अपना शहर है, जो निदा साहब का भी शहर था, और जब से मैंने होश संभाला था तब से पाया कि निदा फाजली ग्वालियर के किस्सों और किंवदंतियों में कैद हैं। मैं जब भी किसी भी समारोह में जाता या कहीं भी किसी उत्सव में भाग लेता तो ऐसा संभव ही नहीं था कि वहाँ निदा साहब का जिक्र ना आए। यदि हम माधवगंज से निकल रहे हैं तो कोई अचानक बोल देता था ये वही गली है जहाँ निदा फाजली रहते का घर हुआ करता था, और एक रात उनका परिवार उन्हें छोड़े पाकिस्तान चला गया था। या हम पाटनकर बाज़ार से निकलते तो इंडियन रशियन कल्चरल सेंटर का सर एंड सन्स के ऊपर जो ऑफिस था, वहाँ यदि ठिठक गए या वहाँ से निकले तो ज़रूर कोई ना कोई यह बोल देता था या वो जगह है यहाँ गर्दिश के दिनों के कुछ दिन निदा फाजली ने भी काटे हैं और जावेद अख्तर ने भी। नई सड़क पर जब हम खड़े रहते थे, क्योंकि वहाँ सीपीएम का ऑफिस था और मेरा वहाँ अक्सर बादल सरोज या कॉमरेड सैलन सली से मिलने जाना होता था, तो सीपीएम ऑफिस के बाहर एक चाय की दुकान थी, और वहाँ यदि हम गए या वहाँ से चाय मंगाई तो ये संभव ही नहीं था कि किसी न किसी बहाने निदा फाजली का जिक्र ना हो। उसके कुछ कदम दूरी पर रणजीत होटल है, जहाँ निदा साहब पूरे अपने जीवन काल में जब भी ग्वालियर गए अक्सर रणजीत होटल में ही रुकते थे। भले ही उनके रुकने की व्यवस्था ग्वालियर के किसी भी 3 स्टार या बड़े होटल में हो, लेकिन निदा साहब का कहना था कि जो सुख मुझे इस होटल में मिलता है वो सुख मुझे कहीं नहीं मिलता। मुझे इस बात का बहुत ज़्यादा दर्प है कि मैं जब 1986 में टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रिका धार्मिक ज्वाइन करने आया, तो उसके बाद क्योंकि शुरुआत में यहाँ घर संबंधी दिक्कत थी और मैं निदा साहब को ये सूचित नहीं कर पाया था कि मैं बम्बई आ गया हूँ और टाइम्स ऑफ इंडिया में हूँ। लेकिन मैं दफ्तर से जब उतर रहा था तो निदा साहब टाइम्स ऑफ इंडिया के दरवाजे पर मुझे मिले और मुझे देखते ही बोले, अरे तुम्हारे आने की खबर हमें डॉक्टर धर्मवीर भारती से मिलेगी। मैं तुम्हारा स्थानीय अभिभावक हूँ और तुम्हें मेरी रहते हुए किसी भी चीज़ की कोई ज़रूरत हो तो बिला संकोच के मुझको बताना। और ये निदा फाजली थे कि जैसे ही मैंने होश संभाला तो उनको इतने किस्सों में पाया कि मेरे अंदर ये जिज्ञासा थी कि वो दिन कब आएगा जब मैं निदा फाजली से मिलूँगा। मैं जिस कॉलेज में पढ़ता था उसके बगल में वहाँ का सबसे बड़ा कला एवं वाणिज्य महाविद्यालय था, एमएलबी कॉलेज, और किस्सों में ये दर्ज था कि ये वो कॉलेज है यहाँ से इस देश की शिखर हस्तियाँ पढ़ के निकली हैं। निदा फाजली भी वहीं पढ़े थे, अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी कॉलेज में पढ़े थे, जानिसार अख्तर उस कॉलेज के उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष थे, और उसी कॉलेज में हिंदी विभाग के विभागाध्यक्ष थे सिमंगल सिंह सुमन। उस हिंदी विभाग में जो छात्र थे उस ज़माने में वो थे एक प्रखर गीतकार ओम प्रभाकर, राम कुमार चतुर्वेदी चंचल, मुकुट बिहारी सरोज। एक ऐसी लंबी फौज थी कि जिसने बाद के दिनों में इस देश में अपने होने का एहसास कराया और अपनी रचनात्मकता से ग्वालियर कॉलेज और तमाम सारे ऐसी लंबी रेखाएं खींची जिन पर हमें
ग्वालियर वाला होने के नाते बहुत गर्व होता है। मुझे अच्छी तरीके से याद है कि उस कॉलेज के आसपास या ग्वालियर के साहित्य गोष्ठियों में जब भी हम लोग रहते थे तो ये किस्सा ज़रूर रहता था कि निज़ा साहब के बारे में ये चर्चित रहता था कि वे एमएलबी कॉलेज में छात्र तो थे हिंदी विभाग के, लेकिन हिंदी विभाग के तत्कालीन विभागाध्यक्ष मंगल सिंह सुमन से कम मिलते थे और उर्दू विभाग के विभागाध्यक्ष जानिशार अख्तर के पास वो अक्सर बैठे रहते थे। यह भी हवाओं में घुला हुआ था कि बाद के दिनों में जब निज़ा फाजली का यह गाना कि तू इस तरह से मेरी ज़िंदगी में शामिल है, जहाँ भी देखता हूँ लगता है तेरी महफिल है, उन्होंने अपने कॉलेज में अपने साथ पढ़ने वाली राजकुमारी कौल के साथ के ऊपर लिखा था। और राजकुमारी कौल बाद में अटल बिहारी वाजपेयी की पारिवारिक सदस्य बन गई। यह भी कि जिन दिनों निज़ा फाजली का फिल्मी सफ़र शुरू हुआ था लंबे संघर्ष के बाद, तो मैं उन दिनों दैनिक स्वदेश में कार्य करता था और मेरी दिली इच्छा थी कि निज़ा फाजली से किसी तरीके से मुलाकात हो जाए और हम निज़ा फाजली का एक बड़ा इंटरव्यू लें। और कारण यह था कि उन दिनों रज़िया सुल्तान फिल्म आई थी और रज़िया सुल्तान के निर्माण के साथ ही उसकी पूरी होने के साथ ही ये खबर भी आई थी कि जानिशार अख्तर जो रज़िया सुल्तान के गीत लिख रहे थे उनका निधन हो गया और कमाल अमरोही उसी कद काठी उसी भाव भंगिमा वाले गीतकार की खोज कर रहे थे और इसमें निज़ा फाजली का चयन हुआ और उनका गीत तेरा हिज्र मेरा नसीब है बहुत ज़्यादा लोकप्रिय था। और ये वो दिन थे कि हम बहुत छटपटाहट में थे, मैं क्या ग्वालियर के ज़्यादातर लोग कि निज़ा फाजली आए और उनसे मुलाकात हो। अचानक एक दिन जब मैं सीपीएम ऑफिस गया तो बादल सरोज ने मुझे सूचना दी कि निज़ा साहब आए हैं और रंजीत होटल में रुके हुए हैं। निज़ा साहब से हमारी मुलाकात हुई और उन्होंने रॉक्सी टॉकीज के पास मिताली स्टूडियो में इंटरव्यू का वक्त दिया। मैं और आलोक तोमर दोनों स्वदेश में काम करते थे, हम दोनों गए। बहुत आलीशान बड़ा सा स्टूडियो था, काले काले पर्दे लगे हुए थे और मुझे अच्छी तरीके से याद है कि 9 बजे निज़ा साहब का इंटरव्यू शुरू हुआ और उनके साथ ग्वालियर के हिंदी और उर्दू के महत्वपूर्ण रचनाकार थे। और सुबह 4 बजे जब वो इंटरव्यू ख़त्म हुआ और हम उस स्टूडियो से बाहर आए तो सुबह के 4 बज रहे थे और जाते जाते एक न्यूज़ प्रिंट पे मैंने निज़ा साहब से कहा कि स्वदेश के पाठकों के लिए इसमें कुछ लिख दीजिए। तो उन्होंने लिखा कि नक्शा उठा के कोई नया शहर देखिए, नक्शा उठा के कोई नया शहर देखिए, इस शहर में तो सबसे मुलाकात हो गई। और वो निज़ा साहब का इंटरव्यू स्वदेश और हम सब की पूंजी है, पूंजी निवेश है, वो इंटरव्यू पूरे 1 पेज में छपा और निज़ा साहब का सबसे पसंदीदा इंटरव्यू था कि उसमें निज़ा फाजली के बारे में जितने भी किस्से कहानियाँ थे उन सब का साफ साफ निज़ा फाजली का वक्तव्य था और उनका क्या नज़रिया था फिल्मी दुनिया के बारे में, कविता के बारे में, फिल्मी गीत के बारे में और फिल्मों में गीतकार की हैसियत के बारे में। मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त है कि 1986 में जब मैं टाइम्स ऑफ इंडिया की धार्मिक पत्रिका में आया और घर की दिक्कतों के कारण मैं निज़ा साहब से मिल नहीं पाया और उनको सूचना नहीं दे पाया, लेकिन एक दिन मुझे ज्वाइन किए मुश्किल से चौथा या 5वां दिन था कि निज़ा साहब मेरे को टाइम्स ऑफ इंडिया के बिल्डिंग के नीचे ही मिल गए और उन्होंने मुझे देखते ही कहा कि अरे तुम्हारे बम्बई आने और धर्मयुग में को ज्वाइन करने की सूचना हमें डॉक्टर भारती से मिलेगी। और मैंने उनको बताया कि मैं इस परेशानी से जूझ रहा हूँ। तब उन्होंने कहा कि कभी मत भूलना कि मैं मुंबई में तुम्हारा स्थानीय अभिभावक हूँ, किसी तरीके की कोई दिक्कत हो तो मुझे ज़रूर बताना। मेरे रिश्ते निज़ा फाजली से मृत्यु पर्यंत तक रहे और मैं बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि वो इतने बड़े रचनाकार थे कि जब वो अपनी आत्मकथा लिख रहे थे दीवारों के पार, तो उसकी पांडुलिपि
उन्होंने मुझे दी और कहा कि ग्वालियर के होने के नाते ये अधिकार तुम्हें देता हूँ कि इसमें यदि कहीं किसी तरीके की कोई त्रुटि हो। मैंने कहा अरे निदा साहब, आप लिखेंगे और मैं उसमें त्रुटि खोजूँगा, ये मेरी कहाँ हैसियत है। तो उन्होंने कहा नहीं, गली मोहल्ले सड़क चीज़ें बोलचाल जो भी कहीं तकनीकी तौर पर गड़बड़ हो तो मुझे बताइए। और वो उसका पहला पाठक बनने का सुख सौभाग्य निदा साहब ने मुझे दिया। उसके 2 खंड आए, वाणी प्रकाशन ने वो छापा है। और मुझे इस बात का भी सौभाग्य प्राप्त है कि यदि जब भी कोई गज़ल निदा साहब की रहती थी तो वो रचना वो फ़ोन पे या मैं शाम को जाता था 1986 से लगभग 2000 तक। 2001 में मैं हिंदुस्तान का संपादक बन के भागलपुर चला गया। निदा फ़ाज़ली के बेहद करीब रहा। जब भी कोई रचना उनकी होती थी उनका फ़ोन आता था और शाम को मैं 103 हमारे अपार्टमेंट खारडांडा के घर में जाता था। निदा फ़ाज़ली के घर से जब भी कभी ऐसा हुआ ही नहीं कि बगैर खाने के उन्होंने आने दिया हो। और मैं चूँकि शाकाहारी आदमी रहा हूँ तो मालती जोशी को ये अधिकार और आदेश रहता था कि वो मेरे लिए शाकाहारी भोजन बनाएं। और निदा फ़ाज़ली की गज़ल मालती जोशी की आवाज़ में ना जाने सुनने का न जाने कितनी बार मुझे मौका मिला। निदा फ़ाज़ली हमारे समय के, हमारे देश के वो रचनाकार हैं जिनकी गज़लें, जिनके दोहे, जिनके वक्तव्य मुहावरे की तरह बोले जाते हैं। ये पूरे देश ने देखा कि जिस वक्त अविश्वास प्रस्ताव का जवाब मौजूदा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दे रहे थे तो उन्होंने अविश्वास प्रस्ताव की शुरुआत निदा फ़ाज़ली की इस शेर से की थी कि सफ़र में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी हैं भीड़ में शामिल, निकल सको तो चलो। और इस पे इतनी तालियां बजी थी कि आज तक लोगों को याद है कि निदा फ़ाज़ली का यह शेर जब नरेंद्र मोदी ने बोला था तो दूसरे दिन के अखबार में ये लीड थी। इसी तरीके से जब राज्यसभा में अपने किसी उसका जवाब दे रहे थे गुलाम नबी आज़ाद, तो उन्होंने अपनी बात की शुरुआत निदा फ़ाज़ली के शेर से की थी कि हर आदमी में होते हैं 10-20 आदमी, जिसको भी देखना हो कई बार देखना। तो वो इतने कद काठी के रचनाकार थे कि जिनको सदियां याद रखेंगी। और निदा फ़ाज़ली के एक गज़ल के शेर से जो मेरा पसंदीदा शेर है, मैं अपनी बात ख़त्म करता हूँ कि धूप कजराई झमेले खो गए, शाम होते ही अकेले हो गए, शहर में किस किस से लेते इंतकाम, शहर में किस किस से लेते इंतकाम, घर में आकर सबसे पहले सो गए। ये निदा फ़ाज़ली हैं जो मुंबई और देश के किसी भी शहर में सामान्य जीवन जी रहे व्यक्ति का अक्षर अक्षर दर्द बयान कर रहे हैं। हिंदी और उर्दू के इस शिखर रचनाकार को जयंती पर मेरा सत सत प्रणाम।